बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 जो हमारे बुक का चैप्टर 1 है, फर्स्ट चैप्टर है। इसके सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं और न्यूमेरिकल्स भी कवर कर लिए हैं सवाए चंद दो टॉपिक के। यानी कि वो दो टॉपिक कौन से, एक तो बहुत ही स्मॉल टॉपिक है वेव फ्रंट का, और दूसरा हमारा बहुत ही मेजर टॉपिक है रिपल टाइम का। वो हमने आज कवर करने हैं, फिर ये हमारा चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। सबसे पहले हम कवर करेंगे वेव फ्रंट क्या होता है। ठीक है, यानी जो हमारा पहला टॉपिक है इट इज अबाउट वेव फ्रंट। वेव फ्रंट क्या होता है? अच्छा, तो वेव फ्रंट आर द सेट ऑफ इमेजिनरी लाइंस। ठीक है, मैं बल्कि नोट्स को ओपन करके इसी लिहाज से आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सही। ठीक है, तो वेव फ्रंट क्या होते हैं? दे आर द इमेजिनरी लाइंस ऑन अ वेव दैट जॉइंस ऑल द पॉइंट्स दैट इन द सेम फेज। यानी कि कोई भी मेरे पास वेव का सोर्स है, वहां से वेव अगर जनरेट हो रही है, ठीक है, तो सेम फेज वाली वेव के तमाम क्रस्ट को हम ज्वाइन करके जो लाइन ड्रॉ करेंगे वो कहलाएगा वेव फ्रंट। तो एक इमेजिनरी लाइन होती है, कोई रियल लाइन तो नहीं होती है। अब इसकी मिसाल ऐसे जैसे कि जो अर्थ है ये सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, जैसे कोई पर्टिकुलर ऑर्बिट है, तो ऑर्बिट कोई फिजिकल लाइन या फिजिकल चीज नहीं होती है, बल्कि जो लोकस के जो पाथ अर्थ ट्रेवल कर रहा है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। ठीक है, यहाँ पे टेक्निकल से वर्ड है लोकस, मैथ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा। लोकस, लोकस असल में बोलते हैं पाथ को, रास्ते को, यानी कि जो पाथ फॉलो कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वो उस ऑब्जेक्ट का लोकस हो गया। ठीक है। अब अगर हम एटम की बात करते हैं, तो एटम के अराउंड, उसके जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, कुछ सेकंड ऑर्बिट में है। तो अगेन ये फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ, दे आर नॉट द फिजिकल लाइन, बल्कि इलेक्ट्रॉन जिस पाथ को फॉलो कर रहे हैं तो वो उनका पाथ हो गया। ठीक है, उसको मैंने ऑर्बिट का नाम दे दिया। एक और मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ। फर्स्ट सर मेरे पास कोई भी पॉट है, इंक पॉट है, ठीक है, इसके अंदर ब्लैक इंक भरी हुई है। ठीक है, अब फर्स्ट से मेरे हाथ में कोई बॉल है, अगर मैं बॉल को स्पॉट के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, फिर निकाल के मैं बॉल को ऐसे थ्रो कर देता हूँ जमीन के ऊपर। ठीक है, अब बॉल जमीन पे ट्रेवल करेगी, तो बॉल जिस पाथ को फॉलो करेगी इस पाथ पे एक ब्लैक कलर की लाइन हमें बनती हुई नजर आएगी, बिकॉज द बॉल में नहीं लगी हुई है। ठीक है, तो जो पाथ बॉल ने ट्रेवल किया होगा तो वो पाथ हमें लाइन की फॉर्म में शो हो जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, ये जो है इस बॉल का लोकस है। ठीक है, तो इन द सेम वे अगर हम बात करेंगे वेव फ्रंट की, तो यानी कि कोई भी वेव का सोर्स है, वहां से अगर वेव जनरेट हो रही है, तो वेव तो हर डायरेक्शन में बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है। हम सेम फेज की वेव को लेंगे। अगर मैं मिसाल देता हूँ लाइट के सोर्स की, ये लाइट का सोर्स है, सूरज ले लें, ये सन है। ठीक है, तो अब क्या था कि सूरज से चारों तरफ से हर डायरेक्शन में हर एंगल में लाइट की वेव जनरेट हो रही है। ठीक है, अब हम सेम प्लेन की वेव को ले लेंगे, यानी कि वो वेव जो कि सेम प्लेन पे लाई कर, ठीक है, इस तरीके से नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये वेव के क्रस्ट होंगे। अगर मैं तमाम क्रस्ट को ज्वाइन कर लूंगा तो मुझे एक सर्किल मिल जाएगा। ठीक है, आगे और वेव भी होंगी। ठीक है, इस तरह मैं ड्रॉ करता रहूंगा तो मैं बहुत सारे सर्किल ड्रॉ कर सकता हूँ। इन तमाम को बोलूंगा ये कॉन्सेंट्रिक सर्किल हैं। कैसे हैं कॉन्सेंट्रिक सर्किल? ठीक है, नाउ व्हाट आर कॉन्सेंट्रिक सर्किल? इसको बल्कि मैं प्रॉपरली यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं। ठीक है, फर्स्ट करिए कोई सर्किल है मेरे पास, एक और सर्किल, एक और सर्किल। ठीक है, तो इन तीनों सर्किल को मैं कह सकता हूँ कि तीनों कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। क्यों? क्योंकि इन तीनों सर्किल का जो सेंटर है वो कॉमन है, यानी कि सेट ऑफ ऑल द सर्किल हैविंग कॉमन सेंटर आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ठीक है, तो ये सेंटर पॉइंट हो गया। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी कहता हूँ, फर्स्ट मेरे हाथ में कंपास था, कंपास का जो पॉइंटर था उसको मैंने कॉपी के यहाँ पे मतलब रखा, और बाद में पेंसिल से मैंने सर्किल ड्रॉ कर दिया। अब मैं कंपास का पॉइंटर मूव नहीं कर रहा, पॉइंटर वही मौजूद है कंपास का। ठीक है, मैंने इसको और स्ट्रेच किया, एक और सर्किल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, पीछे लेकर गया, एक और सर्किल ड्रॉ कर दिया, यानी कि उसी सेम सेंटर से आई कैन ड्रॉ मैनी सर्किल। तो ये तमाम सर्किल कहलाएंगे कॉन्सेंट्रिक सर्किल। ठीक है, तो जब भी हमारे पास किसी भी सोर्स से जब वेव जनरेट होगी, तो जो हम ड्रॉ करेंगे स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो वो सारी की सारी कॉन्सेंट्रिक सर्किल की फॉर्म के अंदर होगी। अब किसी पूल के अंदर का वाटर मौजूद है, कोई टब है, कोई भी ट्रे है, ठीक है, अगर मैं कहीं भी एक स्टोन को ड्रॉप करता हूँ, तो स्टोन को ड्रॉप करने के बाद आई कैन सी द वेव फ्रंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल ऑन द पूल।
मुझे पूल के अंदर कॉन्सेंट्रिक सर्किल की फॉर्म में वेव फ्रंट नजर आ रही होती है। ठीक है, तो अब मैं लाइट वेव की बात करता हूँ तो जो सूरज है उससे जो वेव जनरेट हो रही है दे आर इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल। हाँ, लेकिन जो अर्थ को लाइट की वेव रिसीव हो रही है वो प्लेन वेव है। ठीक है, क्योंकि सर्किल आगे ऐसे ऐसे बड़े होते रहेंगे, और बड़े और बड़े और बड़े। ठीक है, तो अब दूर कहीं अर्थ है तो अर्थ को जो वेव फ्रंट रिसीव होगी वो बिल्कुल प्लेन होगी, वो स्फेरिकल फॉर्म में नहीं होगी। तो जितना ज़्यादा वेव सोर्स से करीब होंगी इतना ज़्यादा स्फेरिकल होगी, जितना ज़्यादा दूर होती जाएंगी वो ऐसे ऐसे प्लेन होती रहेंगी। ठीक है, तो अब अगर मैं वाटर की बात करता हूँ तो अगर मैं वाटर के सेंटर में किसी भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूँ, डिस्टर्बेंस क्रिएट करता हूँ, तो हमेशा कॉन्सेंट्रिक सर्किल में वेव फॉर्म क्रिएट होगी। लेकिन हम अलग से वाटर के अंदर प्लेन वेव भी क्रिएट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट करें, मेरे पास कोई भी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है, गोल सा सिलेंडर टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये मेरा मार्कर ले लें। ठीक है, तो ये तो बहुत छोटा सा मार्कर है, यानी इसी मार्कर का मैंने साइज बहुत बड़ा कर दिया, लेंथ बढ़ा दिया, और इसका उसका जो डायमीटर मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, अब अगर ये पानी के अंदर मौजूद, पानी के ऊपर रखा हुआ था और ये गोल गोल मूव करेगा, तो जब ये गोल गोल मूव करेगा तो वाटर में से ऐसे ऐसे वेव जनरेट होंगी, और ये वेव जो होंगी वो प्लेन वेव फॉर्म होगी, वो स्फेरिकल वेव फॉर्म नहीं होंगी। अब यहीं से हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि हमारे पास है रिपल टाइम। ठीक है, पहले एक दफा दोबारा पढ़ लीजिए वेव फ्रंट को। दे आर द इमेजिनरी लाइंस ऑन अ वेव दैट जॉइंस ऑल द पॉइंट दैट आर इन द सेम फेज, यानी कि एक ही फेज में जितने भी क्रस्ट थे वेव को मैं ज्वाइन कर दूंगा तो जो मुझे लाइन मिलेगी इमेजिनरी लाइन वो कहलाएगी वेव फ्रंट, यानी कि फिजिकल लाइन तो नहीं होगी। तो दो तरह की वेव फ्रंट है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है और प्लेन वेव फ्रंट है। तो दोनों को मैंने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ वाटर वेव्स। अगर मैं किसी भी वाटर के सोर्स में, यानी कहीं भी पानी मौजूद है, मैं पानी को कहीं भी डिस्टर्ब करता हूँ सेंटर में, खासतौर पर अगर मैं किसी स्टोन को, किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करता हूँ, तो क्या होता है कि वेव जो होती हैं ऑल डायरेक्शन के अंदर जनरेट होती हैं और वो सर्कल्स की फॉर्म बनाती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की। ठीक है, अब अगर क्या है कि मैं किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को, जैसे मैं कह रहा हूँ वाइब्रेटर, ठीक है, यहाँ मैंने एग्जाम्पल दी रिपल टैंक, रिपल टैंक हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रिपल टैंक मतलब है कि कोई भी, मतलब है कि ट्रे है, ठीक है, गिलास की बड़ी सी, उसके अंदर पानी मौजूद है, तो वो एक रिपल टैंक बन गया हमारे पास। ठीक है, मजीद हम बढ़ेंगे टॉपिक के ऊपर आकर। ठीक है, अब अगर मैं किसी भी वाइब्रेटर को जो कि सिलेंड्रिकल शेप का है, ठीक है, उसको मैं जब पानी के अंदर वाइब्रेट करता हूँ इस तरह कि जो वाइब्रेट का जो लोअर ब्रेथ है वो जस्ट टच कर रहा है वाटर को। फर्स्ट तरह सिलेंडर था, वो पानी की सरफेस से ऊपर है, तो वो गोल गोल घूमता रहेगा, पानी में कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर वो, हमने उसको ऐसे प्लेस किया हुआ है कि उसकी जो लोअर सरफेस है वो जस्ट टच कर रही है वाटर को, फिर वो जब वो गोल गोल घूमेगा तो जिस फ्रिक्वेंसी से वो रोटेट करेगा उसी फ्रीक्वेंसी की पानी के अंदर वाटर वेव पैदा होंगी और वो प्लेन वेव फ्रंट बनेंगे उनकी। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं कि ये रिपल टैंक क्या होता है। ठीक है, इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे डायग्राम बनी हुई रिपल टैंक की। ठीक है, तो रिपल टैंक बेसिकली क्या है, हमारे पास एक ग्लास का टैंक है, यानी गिलास का समझे ट्रे है। ये ट्रे की हाइट तकरीबन 3 से लेकर 4 फुट है। हाँ, डायमेंशन काफी ज्यादा है, यानी कि इसका एरिया काफी ज्यादा है। ठीक है, अब इस ट्रे के अंदर जो है ना वो पानी भरा हुआ है और ये टोटली गिलास की ट्रे है। ठीक है, तो इट इज अ शैलो ग्लास टैंक ऑफ वाटर यूज्ड टू शो द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर वेव। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक रेक्टेंगुलर ट्रे है जिसकी बॉटम ग्लास की बनी हुई है, बॉटम के अलावा साइड भी ग्लास की बनी होती है। ठीक है, अच्छा, उसको मैंने अर्थ की सरफेस से थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे जमीन मौजूद है, थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ स्पेस से मैंने। ठीक है, अब यहाँ पर मैं किसी वाइब्रेटर को इंस्टॉल कर रहा हूँ। ठीक है, जिसका मैंने जिक्र किया था सिलेंडर शेप ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो वो किसी और शेप में भी हो सकती है, स्क्वायर फॉर्म भी हो सकती है, लेकिन जब वो रोटेट करेगी तो वाटर के अंदर वेव पैदा होगी। ठीक है, तो जो हमारे पास वाइब्रेटर की जो लोअर सरफेस है वो पानी को जस्ट टच कर रहा है। टच करना बहुत जरूरी है, अगर वो टच नहीं करेगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, तो वो घूमते रहेगा, कुछ भी नहीं होगा। अब जब मैं इसे ऑन करूंगा तो ये किसी मोटर के जरिए इसको मैं वाइब्रेट कराऊंगा, गोल गोल घुमाऊंगा, रोटेट करेगा, तो वाटर के अंदर रिपल की फॉर्म में वेव पैदा होगी। रिपल असल में लहरों को बोलते हैं। अब यहाँ मैंने एक लाइट का सोर्स इंस्टॉल किया हुआ ताकि मैं ऑब्जर्व कर सकूँ वेव फ्रंट को जो कि यहाँ पर क्रिएट हो रही है। तो अब जो मुझे वेव फ्रंट नजर आएंगी वो कुछ इस तरह की होंगी। अब रिपल ट्रैक के नीचे ऐसी स्ट्रेट लाइन बनी हुई है। ठीक है, इसको थोड़ा हम इसकी विड्थ को बढ़ा भी सकते हैं। हो क्या रहा है, पानी में लहरें पैदा हो रही हैं। तो जब लहरों का क्रस्ट होगा,
ठीक है, तो वो मुझे ज़्यादा इजीली विजिबल होगा। जब ट्रफ होगा तो वो मुझे कम विजिबल होगा। तो यहाँ पे जो डार्क लाइन है इसका मतलब ये है कि ये वेव्स का क्रस्ट है, और जहाँ पे ब्लैंक है यानी कि ये मुझे विजिबल नहीं है, वेव का ट्रफ था। तो इस तरह मुझे वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट नजर आएंगी जब मैं उसको लैंप से ऑब्जर्व करूंगा, यानी कि पानी में लहरें पैदा हो रही है। और फर्स्ट तरीके का समुंदर है, मैं हेलीकॉप्टर के अंदर काफी हाइट से समुद्र को देखूंगा तो वहां भी मुझे वेव फ्रंट ऐसी ही नजर आएंगी, यानी कि जहाँ पे लहरों का पीक है, क्रस्ट है, ठीक है, वो जगह मुझे ज्यादा विजिबल नजर आएगी, जहाँ पे ट्रफ था वो जगह मुझे कम विजिबल नजर आएगी। तो इस तरह मुझे एज ए प्लेन वेव फ्रंट नजर आएंगी। तो ये था हमारे पास रिपल टैंक, यानी कि इसके अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से वाटर वेव पैदा हो रही है। अब जो हमारा असल टॉपिक है वो ये है कि जब किसी भी रिपल टैंक के अंदर वाटर वेव पैदा हो रही है तो उन वाटर वेव की हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डायफ्रैक्शन को ऑब्जर्व करना है, यानी कि वाटर वेव के अंदर किस तरीके से रिफ्लेक्शन हो रही है, रिफ्रैक्शन कैसे हो रही है और डायफ्रैक्शन कैसे हो रही है। तो ये तीनों वेव की प्रॉपर्टी इसको मैं पहले ही कवर कर चुका हूँ लाइट वेव के जरिए। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है कि किसी भी एक मीडियम में अगर वेव ट्रैवल कर रही है तो दूसरे मीडियम से स्ट्राइक करने के बाद दोबारा उसी मीडियम में लौट जाए, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इससे कुछ लॉस भी थे, इनमें से एक लॉस ये था कि जो हमारा इंसिडेंट एंगल है और जो हमारा रिफ्लेक्टेड एंगल है दोनों सेम होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन कैसे कराएं, यानी कि जब एक दफ़ा हम लोगों ने रिपल टैंक को ऑन कर दिया, ऑन करने से मुराद ये कि जिसका वाइब्रेटर था वो उससे रोटेट करना शुरू कर दिया, तो रिफ्लेक्शन जो है ना वो कैसे करवानी है। ठीक है, कैसे कराएंगे हम, रिपल टैंक के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है ना वो इंसर्ट कर देंगे, किसी भी तरह का, यानी हो सकता है कि मेरे पास कोई लकड़ी का तख्ता है तो कोई और ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे ही मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं इसको देख रहा हूँ, ठीक है, सही है। अब इसको मैंने ऐसे खड़ा करके स्ट्रेट जो है ना मैंने रास्ते में लगा दिया। ठीक है, इसको मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। ठीक है, ये पानी की लहरें आ रही हैं। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को ऐसे सामने रख दिया। ठीक है, यानी कि इस तरीके से ऑब्जेक्ट को मैंने रास्ते में यानी कि रुकावट डाल दी। तो ये ऑब्जेक्ट बन गया एक दूसरा मीडियम। ठीक है, लहरें पानी में पैदा हो रही है, पानी एक मीडियम है, वाटर एक मीडियम है। ठीक है, अब फर्ज करें ये कोई लकड़ी है या फिर कोई लोहे का ऑब्जेक्ट है, व्हाट्सएवर। ठीक है, तो जब वेव टकराएंगी तो टकराने के बाद वेव वापस लौट जाएंगी। ठीक है, यानी कि ये टकराएं, टकराने के बाद वो आगे तो नहीं बढ़ेंगी बल्कि टकराने के बाद वापस उसी मीडियम में लौट जाएंगी। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या हो रही है, रिफ्लेक्शन हो रही है, ये वेव आ रही है टकरा के वापस लौट रही है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जिस डायरेक्शन के अंदर वेव आ रही है उसी डायरेक्शन में लौट के जा रही है। तो इंसिडेंट वेव कौन सी है, रिफ्लेक्टेड वेव कौन सी है, एंगल कैसे इक्वल है, तो उसको थोड़ा डिफाइन करना मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को किसी एंगल पे रखेंगे, यानी मैंने ऑब्जेक्ट को 45 डिग्री के एंगल पे रखा, यानी कि मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट था उसको मैंने 45 डिग्री के एंगल पे रखा। ठीक है, अब जब वाटर की वेव्स आएंगी तो वो टकराने के बाद इस तरीके से मूव कर जाएंगी डाउनवर्ड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, ये मेरे पास दूसरा मीडियम है। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, और हमेशा पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर में जो लाइन ड्रॉ करता हूँ वो लाइन कहलाती है नॉर्मल। ठीक है, तो ये नॉर्मल है, ये मेरे पास इंसिडेंट वेव है और ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड वेव है। नॉर्मल से जो एंगल बना ये बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से जो रिफ्लेक्टेड वेव का एंगल बना वो बनेगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब मुझे एक क्लियरली नजर आ रहा है कि वेव जो है ना वो दूसरे मीडियम से टकराने के बाद उसी वाटर के अंदर लौट के तो जा रही है, लेकिन अब यहाँ पे मुझे एंगल साफ साफ वाजे नजर आ रहे हैं। ठीक है, ये मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये मेरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है। अगर मैंने 45 डिग्री पे रखा है, अगर मैं डिग्री बढ़ा दूंगा यानी कि ऑब्जेक्ट को ज्यादा रील कर दूंगा या कम करूंगा तो उसी लिहाज से वेव का पैटर्न बनेगा, यानी कि हमेशा जब भी रिफ्लेक्शन होगी तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों हमेशा बराबर में आएंगे। तो इस तरीके से मैंने वाटर वेव के अंदर रिफ्लेक्शन के फिनोमेना को प्रूव किया। अब जो हमारा अगला टॉपिक है और जिसको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है, इजीली समझ में नहीं आता, वो है रिफ्रैक्शन। वाटर वेव में रिफ्रैक्शन कैसे होगी। ठीक है, अब पहले मैं जरा रिपीट कर दूं, रिफ्रैक्शन में होता क्या था, क्या होता था कि यानी कि लाइट की वेव या कोई भी वेव किसी एक मीडियम में ट्रेवल कर रही है, जब वो दूसरे मीडियम को स्ट्राइक करती है तो स्ट्राइक करने के बाद उसी मीडियम के अंदर पेनिट्रेट कर जाती है। ठीक है, तो जब वो पेनिट्रेट करती है दो बातें होती, पहली बात, ठीक है,
रिफ्लेक्टेड वेव का एंगल थोड़ा कम हो जाता है, यानी कि इन शॉर्ट चेंज हो जाता है, यानी कि जब वो डेंसर मीडियम में जाती है लाइट की वेव, तो डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्टेड वेव का एंगल थोड़ा कम हो जाता है, इसे बोलेंगे कि एंगल चेंज हो गया। यानी कि रिफ्लेक्शन में एक काम क्या होता है, चेंज इन एंगल या चेंज इन डायरेक्शन। असल में क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज होगी तो एंगल चेंज हो जाएगा, यानी कि वेव की डायरेक्शन चेंज हो रही है। नंबर 2 सही है। अब जो वेव की वेलोसिटी है हवा में, ठीक है, उसकी वेलोसिटी अलग है, ठीक है, दूसरे मीडियम में वेलोसिटी कम हो जाती है। ऐसे कम हो या ज्यादा हो, हम क्या बोलेंगे, चेंज इन स्पीड। यानी कि जब भी रिफ्लेक्शन होती है दो काम होते हैं, चेंज इन डायरेक्शन एंड चेंज इन स्पीड, ठीक है। तो लाइट की वेव में हमने ऐसा ड्रॉ किया था, यानी कि ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, यानी कि शीशे का स्लैब था, लाइट की हवा के अंदर ट्रेवल कर रही है, ठीक है, स्ट्राइक करने के बाद उसका एंगल थोड़ा कम हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, नॉर्मल। नॉर्मल उस लाइन को बोलते हैं जो कि हमारे पास मीडियम की सरफेस के परपेंडिकुलर हो। तो ये मेरा बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, यहाँ पे हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलेंगे, थोड़ा कम हो गया, यानी कि एंगल थोड़ा चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गई, स्पीड भी चेंज हो गई। तो ये दो काम होते हैं रिफ्रैक्शन के अंदर। अब इसको हम रिपल टैंक में वाटर वेव के जरिए कैसे प्रूव करें। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट करें कि ये हमारे पास रिपल टैंक है, ठीक है, थोड़ा बड़ा देखना है, ठीक है। रिपल टैंक के अंदर कौन मौजूद है, वाटर मौजूद है, ठीक है, हर जगह वाटर मौजूद है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे किसी भी एक जगह पे किसी ब्लॉक को मैंने रख दिया, ठीक है, मैंने रिपल टैंक में क्या कर दिया, एक ब्लॉक को रख दिया, ठीक है। अब जरा देखें क्या हो रहा है, ब्लॉक के जो ऊपर पानी है, ये पानी की मैक्सिमम हाइट है, तो ब्लॉक के ऊपर जो पानी उसकी हाइट कम है, उसके अलावा हर जगह हाइट बहुत ज्यादा है, ठीक है। यानी कि मैं पानी को मैंने धुआं से कर दिया, ये पूरा रीजन डीप वाटर का है और ये रीजन शैलो वाटर का है, यानी कि यहाँ पे डेप्थ कम है। अगेन ये रीजन डीप वाटर का, ठीक है। तो अब मैंने पानी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, शैलो वाटर में, डीप वाटर में। तो ब्लॉक के ऊपर का जो वाटर है वो बहुत कम गहरा है, उसके मुकाबले में बाकी हर जगह पानी की गहराई बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये मेरे पास बाउंड्री है डीप वाटर और शैलो वाटर की, ये भी बाउंड्री है, ठीक है। तो ये बाउंड्री एक्ट करेगी एज अ मीडियम, यानी कि जब वाटर वेव डीप वाटर से शैलो वाटर में जाएगी तो मैं इन दोनों चीजों को ऑब्जर्व करूंगा। किन चीजों को, डीप वाटर में वाटर की वेलोसिटी ज्यादा होती है, शैलो वाटर में वाटर की वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है। और फिर मुझे डायरेक्शन भी चेंज होती हुई नजर आएगी, ठीक है। जब मैं किसी भी रिवर टैंक के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को इमर्स कर दूंगा तो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर का जो वाटर होगा वो कहलाएगा शैलो वाटर, उसके अलावा हर जगह वाटर कहलाएगा डीप वाटर, ठीक है। और जब वो वाटर डीप वाटर से शैलो वाटर की बाउंड्री में जाएगा, then I can see the change in direction and the change in speed, ठीक है। नंबर 1, डीप वाटर में वाटर की वेलोसिटी ज्यादा है, शैलो वाटर में कम होगी और डायरेक्शन भी चेंज होगी। इसको जरा सा हम पढ़ लेते हैं, मैंने नोट्स में क्या लिखा हुआ था, इसको थोड़ा सा और डिफाइन भी करेंगे। टू स्टडी द रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है जी, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं आएगा, रिफ्रैक्शन आएगा, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मैं नोट्स अभी बना रहा हूँ तो जो जो गलतियाँ वगैरह हो, तो जब भी आप लोग इस तरह की मिस्टेक देखें तो मुझे पॉइंट आउट करें ताकि मैं उसको ठीक करके दोबारा जो है ना उसको बेहतर कर दूँ, ठीक है। अब जैसे हमारे पास जो बुक्स आई हैं क्लास 9 की 10 की सिंध बोर्ड की, उनमें भी गलतियाँ बहुत हैं, ठीक है। तो गलतियाँ होना मसला नहीं है, गलतियाँ ठीक ना हो तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। जैसे कि हम उम्मीद करते हैं कि जो अगला एडिशन है क्लास 9 का, तो जो जो मिस्टेक्स थी क्लास 9 की फिजिक्स मैथ में वो ठीक हो जाए, ठीक है। फिर भी कुछ रहती है कि वो अगले एडिशन में ठीक हो जाए, ठीक है। आमतौर पर ऐसा होता नहीं है, लेकिन ये होना चाहिए। एनीवेज, जब मुझे रिफ्रैक्शन को स्टडी करना है तो मैंने एक ब्लॉक को इमर्स कर दिया रिपल टैंक के अंदर, ठीक है। देन द डेप्थ ऑफ द वाटर विल बी शैलोअर ओवर द ब्लॉक, तो जो पानी की जो डेप्थ है वो कम होगी ब्लॉक के ऊपर देन एल्सवेयर, उसके बाकी जगहों के अलावा, ठीक है। तो जब वाटर वेव डीप रीजन से शैलोअर रीजन के अंदर मूव करेगा तो उसकी वेव लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि वेव लेंथ कम हो जाती है, जिसकी वजह से वेलोसिटी कम हो जाती है, यानी कि वेव लेंथ बढ़ जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो उसके लिहाज से वेलोसिटी बढ़ जाती है, कम हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो होती है वो सेम रहती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती रिफ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे रिपल टैंक के अंदर जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेटर की होगी उसी फ्रीक्वेंसी से वाटर वेव मूव करेंगी, और डीप रीजन हो या शैलो रीजन हो फ्रीक्वेंसी उसकी वही रहेगी, ठीक है। हाँ, लेकिन जब वाटर डीप रीजन से शैलो रीजन में आएगा तो वेव लेंथ कम हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, जो कि वाइब्रेटर के बराबर है, ठीक है।
अब ये रिजल्ट शो कर रहा है कि वेव जो है ना वो डीप वाटर में तेज ट्रेवल करती है, इनकी स्पीड ज्यादा है शैलो वाटर के मुकाबले में। ठीक है। अच्छा, हम ये भी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो डायरेक्शन वेव की वो चेंज हो रही है जैसे ही वो शैलो रीजन में एंटर हो रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्शन को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो वाटर वेव जो है ना वो डीप वाटर से शैलो वाटर में जब किसी एंगल से जा रही है तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पे ये डायग्राम है, ये मैंने कैसे ड्रॉ किया है। ठीक है। अगर मैं बात करूँ रिफ्लेक्शन की, तो रिफ्लेक्शन में मैंने कहा था जब मैं ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्ट्रेट रखूंगा, ठीक है, यानी कि मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट होगा तो तब भी रिफ्लेक्शन होगी, लेकिन तब उसको डिफाइन करना थोड़ा इतना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा। ठीक है। जब मैं किसी एंगल से रखूंगा तो मुझे डायरेक्शन और एंगल का चेंज ज़्यादा बेहतर नजर आएगा। ठीक है। तो जो मैंने ऑब्जेक्ट रखा था वो ऑब्जेक्ट भी मैं किसी एंगल पे रखूंगा। ठीक है। तो ये मेरे पास वो एंगल है। अब इसके बाद मैं ऐसे बाकायदा ऐसे ड्रॉ करूँ, यानी कि ऑब्जेक्ट मैं रखूंगा किसी एंगल पर। ये हमारे पास क्या हो गया, रिपल टैंक। ठीक है। ऑब्जेक्ट जो है ना वो किसी एंगल पर, यानी कि ब्लॉक को मैं टेढ़ा करके रख दूंगा। ठीक है। ठीक है। अब ये इस ब्लॉक के ऊपर का जो वाटर है वो हमारे पास क्या बन जाएगा, शैलो वाटर, बाकी हर जगह डीप वाटर है। ठीक है। अब ये इस एंगल पर मतलब ये कि हमारे पास ये रीजन है। अब ये बाउंड्री है डीप वाटर की और शैलो वाटर की। ठीक है। अच्छा, ये डायग्राम बुक के अंदर बनी हुई है, लेकिन ये किसी और बुक से मैंने ली है बिकॉज यहाँ पे ज्यादा बेहतर तरीके से बनी हुई है। ठीक है। अब देखिए ये वेव फ्रंट इस तरह है, यानी कि लहरें ऐसे आ रही है ना, ये प्लेन वेव फ्रंट है। ठीक है। अब जैसे ही ये बाउंड्री आई, अब देखिए अब ये बाउंड्री जो है ना ये रीजन की इस डायरेक्शन के अंदर है। अब यहाँ मेरे पास क्या है, फर्स्ट करें पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, तो उसके परपेंडिकुलर जब मैं लाइन ड्रॉ करूंगा वो कहलाएगी नॉर्मल। तो हमने यहाँ पे इसको भी शो किया हुआ है कि जैसे ही मतलब है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव जा रही है, एंटर हो रही है। ठीक है। तो ये मीडियम की बाउंड्री हो गई, यानी कि दूसरे मीडियम की सरफेस हो गई, और ये मेरा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है। अब इसके परपेंडिकुलर जो मैंने लाइन ड्रॉ की वो कहलाएगी नॉर्मल। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, प्लेन वेव फ्रंट, यानी कि इनिशियली वेव इस तरीके से आ रही है। ठीक है। अब जब वो जैसे ही वो दाखिल हुई दूसरे रीजन में तो हल्की सी डायरेक्शन चेंज हो गई वेव की। ठीक है। तो ये इंसिडेंट वेव का एंगल है और ये रिफ्लेक्टेड वेव का एंगल था, यानी कि मुझे डायरेक्शन चेंज होती हुई नजर आएगी अगर मैं किसी एंगल पे मीडियम को रखूंगा तो ज्यादा बेहतर नजर आएगा। ठीक है। तो दोनों काम हो रहे हैं यहाँ पर, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और स्पीड भी चेंज हो रही है। ठीक है। फ्रीक्वेंसी लेकिन चेंज नहीं होगी रिफ्लेक्शन के अंदर, वेव लेंथ और स्पीड चेंज होगी। वेव लेंथ और स्पीड दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है, तो उस लिहाज से अगर वेव लेंथ कम होगी तो स्पीड कम हो जाएगी, वेव लेंथ बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो ये हम लोगों ने साबित किया रिफ्लेक्शन का फिनोमेना यूजिंग द वाटर वेव। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो क्या है, डायफ्रैक्शन। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई भी वेव है, अगर लाइट वेव की बात करते हैं, वो किसी भी बहुत ही शार्प एज से, बहुत ही पॉइंटेड यानी कि वो एज से या ऑब्स्टिकल से अगर वो टकराती है तो लाइट की वेव बेंड हो जाती है। तो इसी फिनोमेना को मैं ऑब्जर्व करता हूँ यूजिंग वाटर वेव। ठीक है। बल्कि मैं इसकी बहुत ही एक नॉर्मल सी एग्जाम्पल लेता हूँ। फर्स्ट करें कि मेरे पास कोई भी शॉपर है। ठीक है। शॉपर के अंदर जो है ना मतलब है कि पानी भरा हुआ या कोई भी दूध भरा हुआ कोई लिक्विड है, अगर मैं पिन से बहुत ही बारीक सा सुराख कर दूँ ना, जैसे मैं सुराख करूंगा तो बहुत तेजी से मतलब है कि यहाँ से मतलब वो लिक्विड बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो रही है, डायफ्रैक्शन हो रही है। ठीक है। जितना ज्यादा सुराख छोटा होगा, ठीक है, उसी लिहाज से जो है ना पानी ज्यादा फैलेगा। ठीक है। एक और एग्जाम्पल ये है कि अक्सर क्या होता है कि जो हमारे पास पानी के पाइप होते हैं, ठीक है, अब फर्ज करें कि कोई माली है वो पौधों को पानी दे रहा है। ठीक है। तो अगर उसने पाइप को वैसे ही होल्ड किया हुआ, ये पानी का पाइप है, उसने पाइप को यहाँ से होल्ड किया हुआ है तो नॉर्मल तरीके से पानी निकल रहा है। ठीक है। लेकिन अगर वो अपने अंगूठे से पूरे पाइप को कवर कर ले, सिर्फ हल्का सा पोर्शन जो है ना वो छोड़ दे, तो क्या होता है कि पाइप जो है ना उससे जो पानी की वेव जो होती है थोड़ी तेज निकलती है और वो मुख्तलिफ डायरेक्शन में स्प्रेड कर रही होती है। ठीक है। फिर वो नॉर्मल तरीके